हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी बड़ी बहू नीलम और तीसरी बहू रमीला आती है और आशा को ऐसे काम करते देखकर रमीला कहती है, अरे माँ जी, आप क्यों खाना बना रही हो? आपकी 5 बहुएं हैं। हमें बता देती ना आप कि आपको क्या खाना है, हम मिलकर ही बना देते। आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? और नहीं तो क्या, रमीला सही ही तो बोल रही है। अगर आप हमें बता देती तो क्या कुछ आपका घट जाता? नहीं ना। लेकिन आपको तो सब खुद ही करना है और अब भी देख लो, खुद ही कर रही हो। हटो, हमें करने दो। अरे बाकी की तीनों बहुएं घर पर नहीं थी और तुम दोनों अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, अब हम आ गए हैं ना, हम बना देंगी। दीदी आप एक काम करो, आप खाना बना दो। वो क्या है ना, मेरी कमर में कल रात से ही बड़ा दर्द है, तो मुझसे तो नहीं होगा। चलिए माँ जी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ और फिर मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगी। कितनी चालाक है ये, सारा काम मेरे सर मड़कर खुद जा रही है आराम करने को, और माँ जी की नजरों में भी अच्छी बन गई। लेकिन नीलम बहू अकेले कैसे बनाएगी? तुम दोनों साथ मिलकर बनाते तो जल्दी भी हो जाता। माँ जी, मेरी कमर में सच में बहुत ही ज्यादा दर्द है, कल रात से ही हो रहा है, वरना मैं दीदी की मदद कर ही देती। आपको तो पता ही है ना, मैं काम करने के लिए कभी मना नहीं करती। आज दर्द हो रहा है ना, तो बस इसलिए। चल कोई बात नहीं, आराम कर ले तू। नीलम बहू सारा खाना बना लेगी, क्यों नीलम बहू? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैंने तो मना ही नहीं किया खाना बनाने से। चलिए माँ जी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ बहू, ऐसे अचानक से दर्द कैसे हो रहा है? ये दर्द तो मेरे बचपन से होता है, बस ससुराल में आज पहली बार हुआ है। आशा नीलम को उसके कमरे में लेकर जाती है और रमीला से कहती है, तुम दोनों के कहीं न कहीं दर्द हो ही रहा है, फिर खाना कौन बनाएगा? कोई बात नहीं माँ जी, मैं ही बना देती हूँ। क्या हुआ अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो? कोई बात नहीं। ऐसे कैसे? तुझे इतना दर्द हो रहा है तो कैसे करेगी तू? एक काम कर रमीला बहू। यहाँ आशा की दोनों बहुओं के झूठ चल ही रहे थे कि तभी बाहर से आशा की दूसरी बहू सरिता और चौथी बहू मोहिनी और पांचवी बहू नंदनी आती है और घर में कोई ना दिखाई देने पर तीनों नीलम के कमरे में जाती हैं। तीनों को देखकर आशा कहती है, अच्छा हुआ बहू तुम तीनों आ गई। इन दोनों की तो तबीयत इतनी खराब हो रही है कि ये लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। एक काम करो, तुम तीनों ही बना दो। कहाँ आकर फंस गई मैं इससे अच्छा होता कि घर ही ना आती। घर आते ही काम करना पड़ रहा है, एक तो वैसे ही भूख लग रही है। रास्ते में जब मैं आ रही थी तब एक बाइक वाले ने मेरे पैर पर बाइक चढ़ा दी थी। तब से ही मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ही पता है घर कैसे आई हूँ मैं। और माँ जी, मेरी तो बिल्कुल भी हालत नहीं है, मैं ही सारा सामान उठा कर लाई हूँ। मेरा हाथ तो पूरा दर्द हो रहा है, मुझसे कुकर भी नहीं उठाया जाएगा। आशा बोल ही रही थी कि तभी उसकी पांचवी बहू नंदनी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। नंदनी को बेड पर बैठाकर आशा कहती है, अच्छा खासा मैं ही खाना बना रही थी, लेकिन बहुओं के चक्कर में तो टाइम भी गया और बहू को तो पता नहीं कौन कौन सी तकलीफें शुरू हो गई हैं। हटो, मैं खुद ही बना लूंगी। आशा बेचारी जहाँ पांचों बहुओं के होने के सुख लेती, लेकिन वहीं उसे उन पांचों बहुओं का काम भी करना पड़ रहा था और वहीं उसकी बहुएं आराम से अपने कमरे में मजे कर रही थी। इसी तरह आशा सारा काम करती और खाना बनाती और फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। ये आज का नहीं था। जब भी कोई काम आशा अपनी बहुओं को बोलती तो वो झूठ बोलना शुरू कर देती, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इस तरह कुछ दिनों बाद आशा को अपनी पड़ोसन के घर कीर्तन में जाना था, तो आशा अपनी पांचों बहुओं को बुलाकर सबसे कहती है, अरे सब तैयार हो जाओ, पड़ोसन के घर कीर्तन हो रहा है, बुलाया है उसने हम सबको, तो वहीं जाना है। माँ जी, मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, तो मैं नहीं जा सकती। आप बाकी की चारों बहुओं को ले जाओ। अरे माँ जी, बताया तो था कि आज मुझे मेरे मायके जाना है, आप भूल गई क्या? कब बताया था? मुझे तो कुछ याद नहीं है। पता नहीं माँ जी, लेकिन मैं भी काम से बाहर ही जा रही हूँ। थोड़ा ज्यादा जरूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना मैं पक्का चलती आपके साथ। माँ जी, मुझे तो लूज मोशन हो रहा है, अब मैं कीर्तन से ज्यादा ध्यान बाथरूम में लगाऊंगी, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं नहीं जा सकती। आप नीलम दीदी को ही लेकर चले जाओ। माँ जी, मैं तो जा नहीं सकती। अब तुझे क्या हो गया? तुझे भी कहीं जाना है या तुझे भी कीर्तन जाने में मौत आ रही है? माँ जी, मेरे वो वाले दिन चल रहे हैं, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि वो वाले दिन आ गए तो?
अभी तो कुछ दिन पहले ही आए थे ना तुझे, तो वापस कैसे आ गए? माँ जी, ये कैसी बात कर रही हो आप? कुछ दिन पहले आए थे तभी तो अब वापस आए हैं ना। अब इसका आना भी तो जरूरी है ना। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं क्या मिल जाता है झूठ बोलकर, घर पर पड़े रहती हो, कुछ नहीं हो रहा होगा तुम्हें, लेकिन जैसे ही काम बोल दो तो मौत आना शुरू हो जाती है। देख लेना कहीं तुम लोगों का झूठ तुम लोगों पर ही भारी ना पड़ जाए। आशा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी बहुओं की झूठ बोलने की आदत से वो बहुत परेशान थी। और बाहर जाते ही आशा अपनी पड़ोसन विमला को सब बताती है। ये सुनकर विमला कहती है, तेरी बहुओं ने तुझे अपनी उंगलियों पर नचा रखा है और तू खुशी खुशी उनकी उंगलियों पर नाच भी रही है। अपनी बहुओं की अकल ठिकाने पर लेकर आ। ऐसे कब तक वो झूठ बोलते रहेंगे और तू सुनती रहेगी? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या करूँ। 5 बहुएं हैं, लेकिन सारी झूठी, बिना बात के भी झूठ ही बोलती रहती हैं। अब बताओ, कीर्तन में नहीं आना तो साफ मना भी तो कर सकती है ना, लेकिन नहीं, जब तक कोई झूठ नहीं बोलती तब तक इनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। तू भी यही करना जो तेरी बहुएं कर रही हैं। क्या मतलब, मैं अब झूठ बोलने लगूँ क्या? और नहीं तो क्या। अरे तूने वो कहावत नहीं सुनी है कि चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से नहीं। अभी तक तू उनका झूठ सुन रही थी, लेकिन अब तू भी झूठ बोलना शुरू कर दे, फिर देखियो। आशा विमला की बात मान लेती है और अब वो अपनी बहुओं की तरह बात बात पर झूठ बोलने लगती है। ये बात उसकी बहुओं को अजीब लगती है, लेकिन उन्हें ये सब ऐसे ही लगता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद आशा आराम से बैठी थी, तभी उसकी 5 बहुएं आकर कहती हैं, माँ जी बताओ आज खाने में क्या बनाना है? जो भी बनाना है बना लो, मैं चुपचाप खा ही लूंगी। सर में दर्द हो रहा है मेरे, तुम लोग देख लो क्या बनाना है। हाँ माँ जी, मौसम ही ऐसा चल रहा है, मेरे भी दर्द हो रहा है। एक काम करो, तुम चारों ही बना लो। नहीं, मेरे भी हो रहा है सर में दर्द। एक काम करो, जाओ सब अपने अपने कमरे में आराम कर लो, रहने दो, कोई खाना नहीं बनेगा। तो क्या माँ जी बाहर से खाना आएगा? अरे सर में दर्द हो रहा है और कुछ खाने का भी मन नहीं है, मौसम ही चल रहा है ना ऐसा, तो तुम लोगों का भी कहाँ ही मन होगा कुछ खाने का, इसलिए ऐसे ही भूखे पेट सही है। नहीं माँ जी, मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। और हम भी। तो जाओ बना लो खुद, क्योंकि बाहर से खाना लाने के लिए मैं पैसे तो दूंगी नहीं, और जिसे भूख लग रही है वो खुद ही जाकर बना ले। नहीं, मेरा इतना भी सर दर्द नहीं हो रहा है, मैं अपने लिए खुद ही बना लूंगी। अरे नहीं बहू, एक काम करना, आराम कर ले, क्योंकि तुम लोगों के झूठ ही इतने हैं कि झूठ से ही पेट भर लेती हो। शर्म तो आती नहीं है कि हमारी सास को काम करना पड़ रहा है। अब तुम में से कोई भी किचन में पैर ना रख दे, बहुत हो गया तुम्हारा झूठ। अब इतना झूठ बोलना है ना तो इस झूठ से ही पेट भरो। नहीं माँ जी, आज बस माफ कर दो, आगे से कभी नहीं होगा। आगे होगा तो तुम लोगों को तो अभी बस मैं किचन में जाने से रोक रही हूँ, अब हुआ ना तो घर में भी नहीं रहने दूंगी। आशा की सख्ती भरे बर्ताव को देखकर 5 बहुओं के झूठ बोलने में धीरे धीरे सुधार आता है और घर की गाड़ी तो गलत पटरी पर जो चलती आ रही थी वो ठीक रास्ते पर आ जाती है। कानपुर शहर में एक कॉलेज के सामने राम, गोपाल और राजू नाम के 3 गोलगप्पे वाले रोज अपना स्टॉल लगाते थे और वो तीनों पक्के दोस्त भी थे। रोज कॉलेज की छुट्टी होने के बाद सभी लड़के और लड़कियां उनके स्टॉल पर आते थे और गोलगप्पे खाते थे, जिससे उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी और रात तक उनके पास एक भी गोलगप्पा नहीं बचता था। सब दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह से रात तक उनकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी कुछ टाइम बाद वो लोग अपना स्टॉल लगाने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तब तक वहाँ एक देविका नाम की लड़की आती है और खाली जगह देखकर अपना एक कॉफी का स्टॉल लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तीनों में से गोपाल नाम का लड़का आता है और बोलता है, कहाँ मैडम, आपने इस जगह को कैसे हथिया लिया? ये जगह हमारी है, यहाँ रोज हमारा गोलगप्पे का स्टॉल लगता है। आप कहाँ से आ गई? जाइए जाइए अपना स्टॉल कहीं और लगाइए। क्या भाई धमकी दे रहे हो क्या? जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर किसी का भी स्टॉल नहीं था। मैंने किसी का स्टॉल हटाकर अपना स्टॉल तो नहीं लगाया, यहाँ पर सारी जगह खाली पड़ी हुई थी और तुम्हारा कोई निशान भी नहीं था, इसलिए मैंने अपना स्टॉल लगा लिया। और ये क्या हमारी लगा रखा है? अपने साथ गोलगप्पे के स्टॉल की बारात लेकर आए हो क्या? ये जगह इन कॉलेज वालों की है, ना कि तुम्हारी या मेरी।
इसलिए इतनी जगह पड़ी हुई है, कहीं और जाकर लगा लो अपना स्टॉल, समझे? सुबह सुबह मेरा दिमाग और काम दोनों ही खराब मत करो। अच्छा, मेरी ही जगह पर खड़ी होकर मेरा ही काम खराब करके मुझे ही यहाँ से जाने को बोल रही है। थोड़ी देर और रुक जा, मेरे दोस्त आते ही होंगे, उसके बाद ना तू नजर ही नहीं आएगी और ना तेरा ये कॉफी स्टॉल, समझी? ठीक है, मैं देख लूंगी, लेकिन जब तक वो लोग आ नहीं रही तब तक तुम साइड में बैठो और मेरा काम खराब मत करो। इतना कहकर देविका अपने कामों में लग जाती है और गोपाल वहीं साइड में बैठकर अपने दोनों दोस्तों का इंतजार करने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गोपाल के दोस्तों का कोई अता पता नहीं होता और देविका अपने कॉफी स्टॉल के काम में बिजी रहती है। कुछ समय और बीत जाता है, शाम से रात हो जाती है गोपाल को इंतजार करते करते, लेकिन उसके दोस्त राजू और राम की कोई खबर नहीं मिलती। स्टॉल बंद करने का टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त नहीं आते। ये सब देखकर देविका बोलती है, तुम्हारे दोनों दोस्त तो बड़े ही धोखेबाज निकले, तुम्हारे इतना इंतजार करने पर भी नहीं आए। आगे से दोस्तों के नाम पर धमकी मत देना किसी को। और तुम लड़के ठीक लगे इसलिए समझा कर जा रही हूँ, अगर मैं लड़का होती ना तो अब तक तुमको पीट पाट के चली जाती और तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने भी नहीं आते, इसलिए किसी पर निर्भर मत रहो। अब मैं चलती हूँ। अगले दिन देविका फिर से जब अपना स्टॉल लगाने वहाँ आती है तो देखती है कि उन तीनों दोस्तों ने पहले से ही अपने गोलगप्पे के स्टॉल्स लगा दिए हैं, जिसे देखकर वो कुछ नहीं बोलती, बस नजर घुमाकर अपना स्टॉल लगाने के लिए जगह देखने लगती है। थोड़ी देर नजर घुमाने के बाद उसे कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक जगह दिखाई देती है। वो चुपचाप अपना सारा सामान उठाकर उस जगह पर चली जाती है और अपना स्टॉल लगाने लगती है। वो तीनों दोस्त चुपचाप स्टॉल पर खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देविका के कुछ ना बोलने और चुपचाप चले जाने पर गोपाल उसके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ मैडम? लगता है आज आप डर गयी, जो बिना कुछ बोले अपने आप दूसरी जगह चली गयी। आज कुछ नहीं बोलोगी? कल तो बहुत सुना रही थी, अब हटाकर दिखाओ मुझे। देखो, जो मैंने कल कहा था वही आज भी कह रही हूँ कि कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ कोई नहीं था, सारी जगह खाली पड़ी थी, तो मैंने अपना स्टॉल लगा लिया। और आज जब आई तो देखा आप लोग ने पहले ही गोलगप्पे का स्टॉल लगा रखा था, तो मैं कहीं और चली गई। इसमें बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन शायद आप लोग यही करने आते हो, लेकिन मैं नहीं, इसलिए मुझे मेरा काम करने दो और यहाँ से जाओ। देविका के पास से वापस आने के बाद गोपाल अपने दोनों दोस्तों राम और राजू से कहता है, भाई ये लड़की बहुत बोलती है, कहीं इसके आने पर हमारा काम ठप ना हो जाए। कल जब ये आई थी अपना स्टॉल लगाने तो रात तक इसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी, पूरे दिन बहुत भीड़ थी। मुझे लगता है सच में इसकी कॉफी में स्वाद है। तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका दूसरा दोस्त राजू बोलता है, भाई पागल तो नहीं है, ये कल की आई लड़की हमें हराएगी, हमारे स्टॉल को बंद करवाएगी, हमारी जगह लेगी। हम इतने सालों से यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, सबको हमारे स्वाद की आदत है, और ये कल हमारी जगह पर खड़ी थी, इसीलिए इसकी अच्छी कमाई हुई होगी, और तू इससे डर गया? डरपोक? डरपोक नहीं हूँ मैं भाई, काम धंधे और कमाई का सवाल है भाई, इसीलिए थोड़ा परेशान था। हमारे पास एक हमारा स्टॉल ही तो है कमाई का जरिया। हाँ भाई। तो उसके पास कौन सा शॉप है और पैसे का खजाना है? उसके पास भी तो कमाई का जरिया बस उसका स्टॉल ही है। तू सच में बहुत डरपोक है, जाकर अपना काम कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। इतना कहकर तीनों अपना अपना काम करने लगते हैं और तीनों मिलकर कुछ न कुछ करके देविका के सारे ग्राहकों को भगा देते थे। पूरा पूरा दिन बस यूं ही गुजर जाता था। देविका उन तीनों दोस्तों की हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद वहाँ एक रज्जो तंदूरी गोलगप्पे नाम की एक स्टॉल वाली आती है, जिसे देखकर देविका बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी देर बातचीत करके वो रज्जो को इन तीनों दोस्तों की हरकतों के बारे में बता दी है। यार ये लोग यहाँ अपने स्टॉल को छोड़कर किसी और को स्टॉल लगाने ही नहीं देते। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे इन तीनों ने परेशान करके रखा है। एक पल के लिए तो लगा कि मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए था, तब तक तुम आ गई। तू परेशान मत हो, इनके जैसे बहुतों को रज्जो ने सीधा किया है, तो ये क्या चीज है? अब मैं आ गई हूँ ना, ये लोग तुझे हटाने की बात कर रहे थे ना, कुछ दिनों में ये खुद ही भाग जाएंगे। रज्जो के आने से देविका को बहुत सहारा मिल जाता है और कुछ समय में ही वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और रज्जो भी
देविका के साथ अपना तंदूरी गोलगप्पे का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है। उसके स्टॉल का नाम सुनकर तीनों दोस्त बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी तीनों में से राम बोलता है, ओ मैडम, तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, तंदूरी चिकन का आदि का तो नाम तो बहुत सुना है मैंने, लेकिन तंदूरी गोलगप्पे पहली बार सुन रहा हूँ। शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ, आए तो इस शहर में नए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस कानपुर शहर से कभी बाहर ही नहीं गए, इसलिए तुमको फेमस तंदूरी गोलगप्पे का नाम ही नहीं पता। ऐसे चीज का नाम जानकर कौन क्या करेगा? जिसका नाम ही इतना अजीब है उसे खाना कौन पसंद करेगा? कैसे बिजनेसमैन हो भाई, जो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आजकल के ट्रेंड में लोग यूनिक और थोड़ा हटकर ही खाना पसंद करते हैं, जिसका टेस्ट कुछ अलग हो। एक ही चीज खाते खाते लोग बोर हो जाते हैं, और मेरे तंदूरी गोलगप्पे तो जमलपुर के फेमस गोलगप्पे हैं। एक बार जो खाए वो बार बार आए। अरे राजू भाई, अरे गोपाल भाई, सब इधर आओ। जरा देखो मैडम क्या कह रही है। इनके तंदूरी गोलगप्पे हमारे गोलगप्पे से ज्यादा अच्छे और फेमस है। जो हम इतने सालों से गोलगप्पे बेच रहे हैं वो सब खराब है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपके गोलगप्पे खराब है, मैंने स्वाद की बात की है। और अगर तुम्हें अपने गोलगप्पों के स्वाद पर और अपने हुनर पर इतना ही भरोसा है तो एक शर्त लगा लो कि पूरे 1 महीने में हम सभी लोग अपना काम करके अपने अपने गोलगप्पे बेचेंगे। पूरे दिन की कमाई तो अलग अलग बॉक्स में डालेंगे और उस बॉक्स को इस जगह के मालिक के पास रखेंगे, और महीने के आखिरी में वो बॉक्स खोलेंगे। जिसकी ज्यादा कमाई होगी वो यहाँ रुकेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ भाई। सब लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरा महीना निकल जाता है और शर्त वाला दिन भी आता है और सबके पैसे सबके सामने गिने जाते हैं, जिसके बाद आखिर में रज्जो की कमाई सबसे ज्यादा निकलती है और उन तीनों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है। इसको कहते हैं जैसे को तैसा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।